स्टार्ट किया जाए। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था मौर्य वंश के बारे में, और जैसा कि आप लोग की मांग है कि मौर्य वंश को लिखवाया जाना भी चाहिए, तो मैं मौर्य वंश कंप्लीट करके लिखवा दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखवाने में एक दिन जाएगा, लिखवा देंगे। पहले पूरे मौर्य वंश पे चर्चा हो जाए। जहां तक मुझे याद है कि पिछली कक्षाओं में हमारी आपकी चर्चा ये हो गई थी कि महाजनपद काल धीरे धीरे समाप्त हुआ और एक सबसे ताकतवर महाजनपद मगध सामने आया। तो मेरा आज प्रश्न आपसे ये है कि ये मगध ही क्यों ताकतवर बना? 16 महाजनपदों में से ऐसा क्या था कि मगध ही सबसे ताकतवर बना और बाकी जो है वो ताकतवर नहीं बने? मेरा दूसरा भी प्रश्न आपसे ही है ये कि जैसे एक समय मगध बहुत प्रोमिनेंट क्षेत्र था, फिर मगध के बाद कन्नौज दूसरी प्रमुख राजधानी भारत के रूप में बन गई। कन्नौज के बाद दिल्ली बनाई गई और दिल्ली के बाद पुनः कोलकाता बनाई गई और कोलकाता से फिर ना, तो ये जो तीन प्रमुख 4 बार परिवर्तन हुए हैं राजधानियों में, इसके कुछ ना कुछ कारण जरूर रहे होंगे। और मगध ही क्यों श्रेष्ठ बना, आप इसका जवाब मुझे कोई भी दे सकता है जिसे ये समझ में आए कि हाँ ये हो सकता है कारण। कोई जरूरी नहीं है कि सही हो, आप गलत भी जवाब देंगे तो मुझे ठीक लगेगा। बताइए। एक तो वो सुरक्षित था, ठीक, और एकीकृत व्यवस्था तो मौर्य वंश में आई है। अभी मगध जो है मौर्य वंश बाद में आएगा ना, मगध की केवल चर्चा हो रही है। हाँ, आपका दूसरा जवाब अच्छा आ रहा है, बताइए क्या कह रहे थे। राइट, विशाल वन थे, बहुत सारे वन थे, तो वहां से हाथियां विशेष तौर पे मिल जाया करती थी, लकड़ियां भी मिल जाया करती थी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से वो मजबूत हुआ और सेना से भी मजबूत हुआ हाथी की वजह से। और कोई कारण है? लोहा प्रचुर मात्रा में था। अच्छा, लोहे का क्या प्रयोग कर पाए वो? हथियार बना पाए, एक और काम कर पाए, जंगल काट पाए, और जंगल काट के खेत बना पाए, और खेत बना करके उसकी जुताई करके कृषि कर पाए ना। तो 3 प्रमुख 4 कारण आपने बताए और चारों पेपर में पूछा जा चुका है कि मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था। तो एक तो वनों का ना, वन थे बहुत सारे, तो वन से लकड़ियां मिलती थी और साथ ही साथ वन जो है वहां से हाथियां मिल जाया करती थी सेना के लिए ना। दूसरी बात कि मगध जो था वो जियोग्राफिकली ना, उसका जो टोपोग्राफी था वो कहीं ना कहीं वन से, पहाड़ से, जल से घिरा हुआ था, तो वहां पे आक्रमण बहुत आसान नहीं था। ये दूसरा कारण है। अच्छा, जब आयरन ओर मिल गया, वहां पे खूब लोहा मिल गया, तो उससे हम प्रयोग क्या कर सकते हैं? हथियार भी बना सकते हैं और उससे जंगल काट के खेत में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये प्रमुख कारण पूछा जाता है, इसलिए मुझे लगा आपसे चर्चा करना जरूरी है। दूसरी बात पे आइए कि मगध से कन्नौज होना, मगध प्रमुख जगह है, उससे कन्नौज होना, इसके पीछे क्या कारण है? कि एक समय मगध बहुत प्रोमिनेंट जगह है, मतलब मैं कहूं तो भारत का केंद्र इस समय मगध है, लेकिन एक समय भारत का केंद्र कन्नौज हो जाएगा और उसी के लिए त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा जाएगा। किसकी वजह से? राजा हर्षवर्धन। अच्छा, क्या केवल राजा हर्षवर्धन ने राजधानी बना दी थी इसी वजह से था क्या? और क्या कारण था? व्यापार तो कन्नौज का कोई बहुत मिलता नहीं, आज इत्र वित्र की बहुत व्यवस्था है वहां पे। साम्राज्य बड़ा होने से राजधानी परिवर्तन का कोई संदर्भ नहीं। बहुत बढ़िया, दोआब क्षेत्र था। दोआब क्षेत्र कृषि के लिए फायदेमंद होता है। दोआब मतलब गंगा जमुना का दोआब है ना, तो इसीलिए कन्नौज प्रोमिनेंट जगह हुई और राजा हर्षवर्धन ने राजधानी बना दी। इस वजह से उसका केंद्र बिंदु, जो एक समय भारत का केंद्र मगध में था, वो आगे चल के हर्षवर्धन की वजह से वह केंद्र कहाँ चला गया? कन्नौज में चला गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, कन्नौज से फिर दिल्ली जाने का क्या कारण है? फिर कन्नौज से राजधानी फिर दिल्ली भी तो हो गई थी, क्या कारण?
अच्छा, क्या इस बैच की फीस नहीं ली जाती इसीलिए सब लोग मंदिर और मस्जिद जैसे आते हैं क्या? जैसे इसमें लगभग 50 लोग हैं ना, तो कभी 35 कभी 40 ऐसा फीस लगवा दें क्या? कहिए तो लगवा दें, आसान हो जाए, मुझे भी ठीक ही हो जाएगा। लेकिन जैसे इसका महत्व नहीं समझते हैं, ये गलत बात है। कोई कभी भी आता है कभी नहीं आता ना, तो दिस इज नॉट गुड। 5 लोग आओ, रोज आओ। मैं तो रहता हूं तो कोशिश करता हूं ना कि पढ़ा दूं, तो आपको भी बेईमान नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, जो अच्छे हैं जो रोज आते हैं मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं उनके बारे में ये बोल रहा हूँ जो कभी कभार आते हैं, जिन्होंने सोचा है भगवान तो बैठे ही हैं, दर्शन जब जाएंगे तो दे ही देंगे। चलो सर, ये मुगलों का शासन याद करिए। जब मुगल आए तो उन्होंने राजधानी दिल्ली परिवर्तित करी। दिल्ली से जब कलकत्ता गई तो कलकत्ता जाने का प्रमुख कारण केंद्र वो जो रहा, व्यापार रहा। बंगाल व्यापार का केंद्र बन गया था, और जहां व्यापार ज्यादा होता था वो आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ करता था, और इसीलिए बाद में कलकत्ता को राजधानी बनाया गया। और कलकत्ता से अगर दिल्ली पर वापस गई है, दिल्ली बनाई गई है राजधानी, तो कलकत्ता से दिल्ली जाने के पीछे राजनीतिक कारण है। तो अगर मैं ये कहूं बच्चे कि मगध के पतन के बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन और दोआब की वजह से बन गई। कन्नौज के बाद अगर प्रमुख जगह हुई कलकत्ता, तो वो व्यापार की वजह से हुई। और कलकत्ता से पुनः जब दिल्ली राजधानी लाई गई तो वो राजनीतिक कारणों से हुई। आपको बंगाल विभाजन 1905 का याद आ रहा होगा, 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना आ रही होगी, 1907 का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन याद आ रहा होगा, 1908 का आपको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर कांड याद आ रहा होगा, सीआर दास याद आ रहे होंगे, अरविंदो घोष याद आ रहे होंगे। 1908 में 2 व्यक्ति जिन्होंने बम फेंका था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस याद आ रहे होंगे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार याद आ रहा होगा। 1910 में लॉर्ड हार्डिंग का भारत आना याद आ रहा होगा। और 1911 में दिल्ली दरबार याद आ रहा होगा। और दिल्ली दरबार में ही कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई थी। ये मात्र राजनीतिक कारण है, कोई इसका मतलब उल्लेख ये नहीं है कि मतलब कलकत्ता कम प्रमुख हो गया था, दिल्ली ज्यादा प्रमुख। राजनीतिक कारण था, मुस्लिमों को मनाने के लिए दिल्ली राजधानी परिवर्तित की जा रही थी, और हिंदुओं को मनाने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया जा रहा था। जब ना वहां के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे, जब जनगण मन पहली बार गाया गया था, और उसके लिए सर और नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। कनेक्ट हुआ? अगर कल कोई पूछ ले कि मगध से कन्नौज, तो हर्षवर्धन और दोआब क्षेत्र। दूसरी बात, वहां से कलकत्ता व्यापारीकरण, और कलकत्ता से जब दिल्ली गई तो वो राजनीतिक कारण है। अगर कल कोई पूछ ले कि व्यापारिक कारणों से स्थान परिवर्तन राजधानी का हुआ, तो वो कलकत्ता गई थी, और जब राजनीतिक कारणों से हुआ तो वो कलकत्ता से पुनः दिल्ली चली गई। लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे और जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के सम्राट। ये 2 कहानियां मुझे कनेक्ट करवानी थी एक्चुअली पढ़ाते समय। मगध के उत्कर्ष के समय ये प्रश्न खूब पूछता है कि मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था, या कौन सा प्रमुख कारण नहीं था, ऐसा पूछ लेगा। तो अब आपको पता है मगध क्यों बहुत ताकतवर बन गया, क्यों राजधानी बदली गई, और कितनी बार बदली गई, उसके कारण क्या थे। डन? अब हम लोग कल के बाद आज की क्लास को यहां से जारी करते हैं मौर्य वंश के आगे। मौर्य वंश में रिवीजन में हमको पता था, हमने सबसे पहले मगध का पतन करवाया और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दिया और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने तो उसके बाद मौर्य वंश वहीं से शुरू होता है। मौर्य वंश के प्रमुख शासकों में अशोक, चंद्रगुप्त जो है अंतिम दिनों में बिंबिसार को सत्ता दे करके और खुद श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। जैन धर्म के प्रसार के लिए वो भद्रबाहु के साथ चले गए थे। 12 वर्ष का काल जैन धर्म, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करी थी। कौन सा ऐसा शासक था जो अंतिम समय में जैन धर्म के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया था? वो चंद्रगुप्त थे। बिंबिसार राजा बने, बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो था उसको गंवाया नहीं। तो वो भी बेटा अच्छा है जो पिता द्वारा बनाई गई संपत्ति को खराब न करे। जो बढ़ा ले जाए वो तो अच्छा है, वो तो और अच्छा है, लेकिन यदि बनाई हुई संपत्ति को खराब ना करे तब पर भी कहा जाता है कि ठीक है, लायक नहीं है बहुत तो नालायक भी। तो बिंबिसार ने कोई बहुत बड़े काम नहीं किए। अरे बिंदुसार, सॉरी, बिंबिसार, सॉरी बिंदुसार, ठीक है, आप बता सकते हैं अगर कहीं गलती हो। तो बिंदुसार है।
ना बिंदुसार ने बहुत बड़ा काम नहीं किया, कोई प्रमुख चीज इनके बारे में नहीं है, बनाए रखा, जैसा चल रहा था बनाए रखा। फिर आए अशोक ना, और अशोक ने उस साम्राज्य को सबसे बड़ा किया। कहा जाता है कि अशोक के शासन में भारत पर जितनी दूर तक कब्जा था उतना तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं था। सबसे बड़ा साम्राज्य भारत में अगर कहा जाए तो मौर्य वंश का था, और वो भी अशोक के समय में सबसे विस्तृत हो गया था। ठीक है, तो कल की ही बातों को थोड़ा सा फैक्ट पे लेके चलते हैं। हमारी चर्चा जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में होती है तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक हम चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करते हैं। लास्ट वाली कहानी में केवल एक कहानी रिलेटेड थी, आज उसमें फैक्ट जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक फैक्ट को जोड़ते चलिए। इनका कार्यकाल 322 से लेकर के 298 तक है। 323 ईसा पूर्व में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, शायद सही है, देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि स्किप करिए। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहे ना, वो अभी वो वाला बात मृत्यु वाला कंफर्म कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, नॉट श्योर अबाउट। ऐसा एक रिलेशन कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इनकी मृत्यु के तुरंत बाद जो है ये आए, या मैं कहूं 322 में नहीं, 322 में सिकंदर, गौतम बुद्ध ना ले आइए, सिकंदर को रिलेट करिए। आई एम सॉरी, गौतम बुद्ध का रिलेशन यहां से मत करिए। गौतम बुद्ध का रिलेशन तो हम लोग उधर अजात शत्रु से करते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को रिलेट मत करिए, यहां पे रिलेट करिए आप सिकंदर को। तो कुछ जगहों पर यह भी कहा गया है कि जो नंद वंश थे उसी समय सिकंदर आया था, और नंद वंश में जो घनानंद है उनकी पत्नी मूरा है। घनानंद की पत्नी मूरा है, और मूरा से ही जन्म हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का, इसीलिए वो मौर्य कहलाए। तो कुछ किंवदंतियां या कुछ साहित्य यह भी मानते हैं कि घनानंद के पुत्र हैं चंद्रगुप्त। समझ रहे हैं? तो हालांकि करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, विवाद है, अलग अलग मत हैं। कोई कहता है यहां से है, कोई कहता है शूद्र है, कोई कहते हैं क्षत्रिय है, कोई कहते हैं मौर्य है, कोई कहते हैं मौर्य नहीं है ना, बस मौर्य कुछ ही कारणों से कह रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे एक बात यहां से याद रखनी है कि कुछ पुराण में विशेष तौर पे कहा जाता है कि शिशुनाग वंश के बाद नंद आए, और नंद वंश में ही जो अंतिम शासक रहे उनकी पत्नी मूरा थी, और मूरा से ही चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। क्योंकि मूरा उनकी पत्नी थी इसीलिए चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मूरा से मौर्य कहा गया ना, ये है, थोड़ा सा याद रखिए। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की है ना, उसी में इन्हें घनानंद का पुत्र भी बताया गया है। पढ़ के रखो, फैक्ट तो डायरेक्ट नहीं। देखो, जो चीजें बहुत डाउटफुल है वहां केवल स्टेटमेंट वाला आ सकता है कि ऐसी मान्यता है कि, तो मान्यताओं में याद रखो कि मूरा का पुत्र भी माना जाता है और घनानंद का भी पुत्र कंसीडर किया जाता है। और अगर हम लोग आगे बढ़े तो इन्हें अलग अलग चीजों से जोड़ा गया है, और इन्हें कुछ लोग शूद्र, कुछ लोग क्षत्रिय और कुछ लोग मौर्य मानते हैं। इनके अलग अलग नामों की चर्चा थी, वो सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्स मैंने बता दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। इनका जो प्रारंभिक जीवन है उनको लेकर के थोड़े से अपडेट और करिए। मैंने पहले क्या बताया था प्रारंभिक जीवन में, कि इनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से, उनसे चाणक्य से हुई, और चूंकि इन्हें राजा बनने का शौक था और वो घनानंद से नाराज थे। कुछ कहानियां यह भी कहती हैं कि जब अपमानित हो गए घनानंद से, कौन, चाणक्य, तो वो अपमानित होकर के गए और उन्हें विंध्याचल के जंगलों में एक लड़का मिला जिसका नाम है राजकीलम। विंध्याचल के पर्वतों में एक लड़का मिला, बहुत छोटी आयु का है, जिसका नाम है राजकीलम। और राजकीलम को खेलते हुए देखा था चाणक्य ने, उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1000 करशापण एक करेंसी है उस समय की ना, तो करशापण 1000 करशापण, याद करो 1000 दिनारी भी किसी को कहते हैं, 1000 दिनारी मलिक काफूर को ना। तो वैसे यहां 1000 करशापण में राजकीलम को खरीद लिया किसने, चाणक्य ने, और फिर उसे ट्रेंड करके चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। कुछ किंवदंतियां यह भी कहती हैं कि राजकीलम नामक एक बालक को 1000 करशापण में खरीद करके चंद्रगुप्त मौर्य ने ट्रेंड किया, और फिर आगे चल के उसे मगध का शासक बनाया। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया, संधि की, विवाह किया ना, इस तरह से उन्होंने कोशिश की कि मगध को देश को एकीकृत किया जाए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मैंने आपको थोड़ी सी बातचीत इनके बारे में बता दी थी, बिंदुसार के बारे में और अमित्र घात या अमित्र चेष्ट के बारे में। ठीक है, ये भी डन था, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, तो अब बार बार उसी चीज को रिपीट करने से बढ़िया है कि रिवीजन के साथ आगे बढ़ चले। तो बिंदुसार के बारे में यही कहा गया, कोई प्रमुख बात ना रही, वही वो सीरिया के राजा से एक मांग किए थे, 3 चीज मांगे थे, एक अंजीर मांगे थे और एक वो मीठी मदिरा, अंगूरी मदिरा भी किसी को कहते हैं, और साथ में दार्शनिक छोड़ के 2 चीज भिजवा दिए थे, अंजीर और मदिरा भिजवा दिए थे। आगे चल के मिस्र के एक शासक है जिनका नाम है फिलाडेल्फस। मिस्र के एक राजा है फिलाडेल्फस, पूरा नाम इनका है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो फिलाडेल्फस ने ना एक व्यक्ति को भेजा चंद्रगुप्त उनके बिंदुसार के कोर्ट में ना, आगे भी रहेंगे, अशोक के भी कोर्ट में ये रहेंगे, लेकिन बिंदुसार के कोर्ट में एक व्यक्ति को भेजा, उस व्यक्ति का नाम है डायनोसिस। ठीक है, और ये जो डायनोसिस नाम का व्यक्ति है, ये मेघस्थनीज की जगह लेगा दरबार में। मेघस्थनीज तो सेल्यूकस निकेटर वो रहेगा, और फिर उसके बाद मिस्र के देश से एक दार्शनिक आएगा जिसका नाम है डायमेकस। तो ये जो डायनोसिस जो है, वो डायनोसिस एक दार्शनिक है जो कि किसके द्वारा भेजे गए हैं, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस के द्वारा या टॉलमी द्वितीय के द्वारा। ये दोनों नाम याद कर लीजिए, टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस। तो जरा सा कनेक्ट करिए, सेल्यूकस निकेटर ने मेघस्थनीज को भेजा था, मौर्य शासन में वो रहे। उसके बाद जब अमित्र घात आए, मतलब जिनका नाम क्या है, बिंदुसार है, प्लीज बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ही बताता रहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं ही कंफ्यूज हो गया था। तो बिंदुसार जो है, उन्होंने सीरिया के राजा से 3 चीजें मांगी, लेकिन दार्शनिक उन्होंने नहीं दिया। बाद में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने, ठीक है, डायनोसिस नाम का एक व्यक्ति भेजा जो कि मेघस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, कि मेघस्थनीज के बाद डायनोसिस जो है वो दार्शनिक के रूप में कोर्ट में रहा। बोलिए। हाँ, मैंने देखा ये चीजें एक जगह और कही गई हैं कि ये जो मिस्र के शासक हैं, इसकी जगह पर सीरिया के ही शासक ने बाद में भेज दिया था ना। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत इसलिए हूं क्योंकि साफ साफ एक लाइन यह भी कहती है कि दार्शनिक को छोड़ करके 2 चीजें भेजी गई। आज वर्तमान में हम राजदूत कहते हैं, पहले दार्शनिक राजदूत के रूप में जाया करते थे। हाँ ठीक है, बात वही है। जैसे बिंदुसार को कहा जाता है कि बिंदुसार विदेशों से अच्छा संबंध भी रखते थे। कैसे पता? तो सीरिया के शासक के साथ ना, एंटियोकस, ठीक है, और मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, 2 राज्यों से इनके वैश्विक संबंध है। अब वहां का कोई व्यक्ति आएगा, अब देखो दार्शनिक और राजदूत में अंतर समझ लीजिए। दार्शनिक का मतलब वो वहां से आएगा और यहाँ की चीजों का दर्शन करेगा और उसे साहित्य में लिख देगा। तो हम इस व्यक्ति को प्रमुख रूप से दार्शनिक कहते हैं, क्योंकि मेघस्थनीज आया और उसने एक किताब भी लिखी। डायमेकस आए और उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन वो यहां पर मिस्र के देश के एक व्यक्ति के रूप में रहे। तो हम डायमेकस को मिस्र का राजदूत या दार्शनिक दोनों कह सकते हैं। राजदूत कौन हुआ? कोई भी एक देश का व्यक्ति जब दूसरे देश में रहे और उस देश का नेतृत्व करे तो उसे क्या बोलेंगे? फिलाडेल्फस ने अपना एक व्यक्ति भेजा है कि नहीं? आज हम अपने एक व्यक्ति को विदेशों में भेजते हैं कि नहीं, राजदूत के रूप में। तो राजदूत, अब आज के लोगों को दार्शनिक इसलिए नहीं कहते कि दे आर नॉट गोना राइट समथिंग ना, कि वो चीजों को लिख नहीं रहे, साहित्य में पिरो नहीं रहे। तो पहले दार्शनिक ही एक तरीके से राजदूत का भी काम करते थे, ये मान लीजिए। अलग से राजदूत का अपॉइंटमेंट नहीं होता था, कोर्ट में विद्वान व्यक्ति को भेज दिया जाता था और वही विद्वान व्यक्ति दार्शनिक भी कहलाता था और वही विद्वान व्यक्ति उस देश का प्रतिनिधि भी कहलाता था। अक्सर जब 2 देशों के बीच अच्छे संबंध होते थे तभी कोई देश अपना कोई व्यक्ति उनके यहां भेजता था। ठीक है, आपका अगर बहुत मन है इसको अलग अलग करने का तो दार्शनिक बराबर हो गया कि विद्वान के साथ लेखक भी, और ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से आए लेकिन लेखनी ना करे,
तो हम उसे राजदूत की श्रेणी में रख देते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले, ये बता दे कि डायमेकस नाम का एक राजदूत भेजा गया या डायमेकस नाम का एक दार्शनिक भेजा गया, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब चूंकि डायमेकस ने कोई किताब नहीं लिखी है, अगर राजदूत लिखा गया है तो देयर इज नो इशू, ठीक है, डन। अब इस कंफ्यूजन को भी थोड़ा दूर कर लीजिए। सीरिया के शासक ने दार्शनिक नहीं भेजा था, ठीक है, तो मैं इस बात से सहमत हूं कि मिस्र के शासक ने डायनोसिस को भेजा है, डायनोसिस को मिस्र के शासक ने भेजा है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिएगा, जैसे कि मुझे लगा दृष्टि में भी शायद सीरिया के ही शासक को दिया गया है, ठीक है, और लूसेंट में भी सीरिया के ही शासक को दिया गया है, ठीक है। लेकिन मैंने एक दो जगह और देखा जहां पर मिस्र के शासक की भी चर्चा है। तो जब हम मिस्र के शासक की चर्चा करते हैं, इसका मतलब है कि हम दो देशों से, यहीं पर यह बात पता चलती है कि जो बिंदुसार हैं वो कहीं ना कहीं विदेशी अच्छे संबंध भी रखना चाहते थे, ठीक है, उनके समय में विदेशी संबंध भी अच्छे थे, ठीक है। कुछ बातों को यहां से समेट लेते हैं जो बिगड़ी हैं। बिंदुसार ही अमित्रघात है और अमित्र ज्येष्ठ है। ये पुत्र हैं किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। श्रवण बेलगोला जाते समय इन्होंने बिना लड़ाई वड़ाई के सौंप दिया कि लो अपना देखो, तुम्हारा काम प्रारंभ होता है। इन्होंने सीरिया के शासक से, जिसका नाम है एंटियोकस, एंटियोकस प्रथम से इन्होंने 3 चीजें मांगी थी, 2 चीजें दी गई थी। आगे चल के डायनोसिस नाम का एक राजदूत या दार्शनिक भी चर्चा में आता है, लेकिन वो मिस्र के शासक के द्वारा भेजा गया है, डन। सर, इनके समय में देखा जाए तो बिंदुसार के विदेशों से अच्छे संबंध रहे। अगर कल कोई स्टेटमेंट दे दे कि बिंदुसार के विदेशों से भी अच्छे संबंध रहे थे, तो ये सही है या गलत है? सही है। हमको सीरिया का शासक, मिस्र का शासक, दिव्य अवदान में हमें मिलता है कि अन्य देशों से भी इनके शासन के संबंध अच्छे रहे। तो बिंदुसार ने बहुत बड़े काम नहीं किए, लेकिन ये कुछ बातें थी, याद रखोगे। इसके बाद आते हैं सम्राट अशोक, और अशोक पर आज पूरी कक्षा चर्चा करनी है। अशोक जो है वो एक महान शासक है। मैंने कहा था अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ वो कहा जाता है कि 273 में उसे राज्य मिल गया था, लेकिन चूंकि 2-3 वर्ष जो है वो व्यस्त रहे अपने भाइयों की हत्या करने में, इसलिए वो बाद में कब शासक बने? 269 में वो शासक के रूप में आए। शासन के 8वें ही वर्ष शायद वो कलिंग पर आक्रमण भी करते हैं, ठीक है। अब ये सब बातें तो कुछ हो ही गई, लेकिन अशोक के बारे में सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि अशोक का ही नाम देवनाम प्रिय भी है। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से, मतलब देवताओं का प्रिय कहा गया है। तो अशोक को ही देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। कल पूछ ले कि देवनाम प्रिय के नाम से निम्नलिखित में से किस शासक को जाना जाता है, तो अशोक को जाना जाता है। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि इसे ही एक अभिलेख है भ्राबु अभिलेख। भ्राबु, अभी अभिलेखों में आएंगे तो चर्चा करेंगे कहां मिला है, कैसे है। भ्राबु अभिलेख में इनका एक और नाम मिला है, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। तो देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, या एक मस्की अभिलेख है। मस्की अभिलेख में इन्हें बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। मस्की अभिलेख में इन्हें बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। मैंने एक्चुअली आपको भ्रावु अभिलेख में प्रियदर्शी कहा है, ठीक है, और देवनाम प्रिय कहा है, और बुद्ध शाक्य जो है मैंने कहा है। इनके 3 नाम बताए, बुद्ध शाक्य, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, ठीक है ना। तो प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, ये तीनों इन्हीं के नाम है। एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ का अभिलेख रुद्र दमन का। रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का भी उल्लेख किया गया है। तो अशोक का अशोक भी नाम मिला है, लेकिन ये रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। अगर भ्राबु में बोले तो प्रियदर्शी कहा गया है, और अगर हम बोले मस्की में क्या कहा गया है तो बुद्ध शाक्य कहा गया है। जरा सा बुद्ध शाक्य को रिलेट करिए। गौतम बुद्ध को ही ना शाक्य मुनि भी कहते थे। शाक्य वंश के थे, मुनि बन गए थे, मतलब कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था तो उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए दे दिया। अगर गौतम बुद्ध के बाद दूसरी बार देखा जाए तो एक राजा जिसने राजपाट छोड़ करके
लगभग 19 महीनों तक लगातार सड़कों पे धर्म का प्रचार किया हो, तो क्या उसको भी गौतम बुद्ध जैसी संज्ञा नहीं दी जा सकती? क्या दी जा सकती? तो इसीलिए इनको बुद्ध शाक्य ना, मतलब इनको रिलेट किससे करते हैं हम? गौतम बुद्ध से। एक ऐसा ही बात तो है, जब हमारे धर्म के लिए शंकराचार्य केरला से निकल करके पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और जो पीठे हैं चारों, उनकी स्थापना करते हैं, तो सर हम ये कहते हैं कि ये प्रच्छन्न बुद्ध हैं। देखो, जब हमारे धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई, इसको लोग स्वीकार करना बंद कर दिए, तो अपने ही एक व्यक्ति निकले केरला से, शंकराचार्य जिन्हें कहते हैं, उन्होंने लगभग सारे धर्म को पिरो दिया एक में। मतलब बौद्ध धर्म, सनातन धर्म ना, इन सबको एक कर दिया और शिक्षाओं को एक करते हुए उन्होंने प्रचार करना चालू कर दिया। तो जो सनातन धर्म पहले से थोड़ा सा जटिल था, वो और लिबरल हो गया और लोग फिर से इसमें आने लगे। और जैसे बुद्ध ने प्रचार किया था, बुद्ध ने चीजों को फैलाया था, वैसे ही शंकराचार्य ने भी तो किया। इसीलिए प्रच्छन्न बुद्ध भी उनको कहते हैं, शंकराचार्य को। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध और अशोक को बुद्ध शाक्य के नाम से जाना जाता है। अशोक को बुद्ध शाक्य क्यों बोले? क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने करा है। और शंकराचार्य को क्यों बोले? कि जिस प्रकार से बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए खूब बड़ी यात्राएं की हैं, घूमे हैं, नेपाल गए हैं, वहां श्रावस्ती गए ना, हर जगह गए, वैसे ही शंकराचार्य भी तो अपने धर्म के लिए निकले थे। तो इन्हें भी हम प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, अशोक के बारे में कहा जाता है कि एक ग्रंथ है अवदान माला, एक ग्रंथ अवदान माला है, जिसमें अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है। अवदान माला नाम के ग्रंथ में अशोक की माता का नाम क्या मिला है? हाँ, सुभद्रांगी। लेकिन अशोक की पत्नियों को लेकर के, उनके नामों को लेकर के बड़ा डाउट है। अलग अलग ग्रंथ अलग अलग नाम बताते हैं। जैसे कि अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों से। असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिस्रक्षिता, सब उनकी पत्नी के नाम है। अब समस्या यह है कि क्या ये अलग अलग पत्नियां हैं या एक ही पत्नी के अलग अलग नाम है? ठीक है, तो अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग नाम। असंधिमित्रा भी इनकी पत्नी का नाम मिलता है, महादेवी भी इनकी पत्नी का नाम मिलता है, पद्मावती भी पत्नी का नाम मिलता है, और तिस्रक्षिता भी इनकी पत्नी का नाम मिलता है। और सर प्रयाग का एक स्तंभ लेख है जिसमें कारुवाकी भी इनकी पत्नी का नाम मिलता है। कारुवाकी, तिस्रक्षिता, पद्मावती, असंधिमित्रा, महादेवी, मिला? चलो फिर से याद करो, असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिस्रक्षिता, कारुवाकी। ठीक है, कारुवाकी, तिस्रक्षिता, असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, मिला? तो ठीक है, 2-4 बार पढ़ने का बेनिफिट यह है कि कभी अगर प्रश्न सामने से गुजरेगा तो दिमाग काम करेगा कि हाँ, असंधिमित्रा की भी चर्चा हुई थी, तिस्रक्षिता की भी चर्चा हुई थी, महादेवी की भी चर्चा हुई थी ना, और पद्मावती की भी चर्चा हुई थी, और सर कारुवाकी की भी चर्चा हुई थी। कारुवाकी तो एक अलग से अभिलेख में मिला है, प्रयाग स्तंभ लेख जो है वहां से यह प्राप्त हुआ है, और बाकी नाम जो है वो बौद्ध ग्रंथों में मिले हैं। तो इस प्रकार इनकी पत्नियों के अनेक नाम जो है वो मिले हैं। बौद्ध ग्रंथ में अशोक की 2 पुत्रियों का वर्णन है। एक का नाम संघमित्रा है और एक का मतलब है चारुमती। तो संघमित्रा तो बड़ी फेमस है, संघमित्रा और बेटे महेंद्र ना, लेकिन यहां पर 2 पुत्रियों का उल्लेख है, एक चारुमती और एक संघमित्रा। तो संघमित्रा तो याद रहेगा, चारुमती अपडेट कर लीजिए। जैसे वहां पे कल हमने तिस्रक्षिता पढ़ा था और कारुवाकी पढ़ा था, आज तिस्रक्षिता, कारुवाकी, महादेवी, पद्मावती ना, असंधिमित्रा, इतने जुड़ गए। और उनके 2 पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। 2 पुत्रियां तो एक तो कौन, संघमित्रा हो गई, और एक कौन,
चारुमती हो गई, और 2 पुत्र में एक महेंद्र हो गए, एक कुणाल हो गए। कुणाल और महेंद्र नामक 2 पुत्र, और चारुमती और संघमित्रा नाम की 2 पुत्री। मतलब कि बौद्ध ग्रंथों से इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। अशोक के तीसरे पुत्र का भी वर्णन है एक राजतरंगिणी नामक किताब में। राजतरंगिणी नामक किताब में अशोक के तीसरे पुत्र जालौक का नाम दिया गया है, जालौक। तो मतलब अशोक के पुत्रों के लिए 3 नाम प्रयोग हुए हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो तीनों अलग अलग थे या एक ही के 3 अलग अलग नाम थे, लेकिन चूंकि अलग अलग ग्रंथों में 3 पुत्र के रूप में दर्शाए गए हैं, तो महेंद्र, कुणाल और जालौक, ठीक है, जालौक को, जालौन नहीं, जालौक, ठीक है, क्लियर। और सर पुत्रियां कितनी? चारुमती और असंधि, संघमित्रा। और असंधि मित्रा कौन है? और सुभद्रांगी कौन है? उनकी माता है। और महादेवी कौन है? पत्नी के। और चारुमती कौन है? असंधि मित्रा कौन है? और संघमित्रा कौन है? बेटी है। और कुणाल कौन है? जालौक कौन है? और महेंद्र कौन है? हाँ, जालौक विशेष तौर पर राजतरंगिणी में मिलता है, जैसे कारुवाकी विशेष तौर पर प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। डन, 2-4 बार पढ़ने से चीजें हो सकता है याद हो जाए। और प्रयाग स्तंभ लेख में एक और पुत्र का नाम वर्णन है। राजतरंगिणी में जैसे जालौक है, वैसे ही प्रयाग स्तंभ लेख में तीवर नाम के पुत्र का वर्णन है, तीवर। तो अशोक के ही, अब ये चाहे 4 पुत्र कह लीजिए, चाहे पुत्रों के 4 नाम कह लीजिए, लेकिन महेंद्र, कुणाल, तीवर, जालौक। अगर कल मैं आपसे कहूं कि महेंद्र, कुणाल, तीवर, जालौक ना, और मैं कहूं चारुमती और संघमित्रा, तो बोल देना अशोक। अगर मैं कहूं असंधि मित्रा, महादेवी, पद्मावती, कारुवाकी, तिष्यरक्षिता, तो बोल देना पत्नी अशोक, सुभद्रांगी, अशोक की माता। डन। चारुमती कौन है? असंधि मित्रा कौन है? महादेवी कौन है? और संघमित्रा कौन है? और तीनों पुत्र के नाम बताओ तो, चारों के बताओ। अच्छा, महेंद्र, कुणाल, जालौक और तीवर। तीवर कहाँ मिला है? और जालौक कहाँ मिला है? राजतरंगिणी। किसने लिखी है? कल्हड़। बहुत बढ़िया। तो मतलब बेसिक क्लियर हो गया ना। कल तक हमने कुछ कम फैक्ट याद किए थे, आज हमने उसी के बारे में थोड़े ज्यादा फैक्ट याद कर लिए, और आपको ज्यादा भी नहीं लगा होगा, कुल कुछ याद था, जान पहचान हो ही गई थी। आज जान पहचान में ज्यादा, जैसे मान लो किसी दूसरे से परिचित हो और कहें भैया ये हमारा बड़ा भाई है, तो अगर मान लीजिए उससे आप परिचित हैं, तो उसके बड़े भाई को तुरंत आप रिलेट कर जाएंगे, अच्छा इन्हीं के बड़े भाई। तो जैसे अभी तक आप 2 पत्नियों के नाम याद किए थे, आज आपको 4-5 पत्नियों के नाम याद हो गए, ठीक है। आपने एक बेटी का नाम महेंद्र और संघमित्रा याद किया था, आज 2 बेटी और 4 पुत्र के नाम याद हो गए। कल कोई आपसे जालौक पूछ ले तो आप बता लेंगे, आपसे कल कोई तीवर पूछ ले बता लेंगे, संघमित्रा और चारुमती पूछ ले बता लेंगे, ठीक है। राज्याभिषेक कब हुआ बता लेंगे, 269। और 4 वर्ष कहाँ लग गए? 99 भाइयों की हत्या करने में, ऐसी कहावतें जो है वो कहा जाता है। सर, अशोक के जीवन की सबसे बड़ी और प्रमुख लड़ाई कलिंग की लड़ाई रही। कलिंग प्रमुख इसलिए था अशोक के लिए जीतना, क्योंकि कलिंग को दक्षिण का द्वार कहा जाता था। जैसे डेक्कन का द्वार असीरगढ़ का किला था, जो कि अकबर की अंतिम विजय थी। मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर असीरगढ़ का किला होता है, जिसे उसने सोने की चाबियों से खोला हुआ था। वैसे ही कलिंग जो था, वर्तमान उड़ीसा वाला पार्ट मानिए कि कलिंग विजय कर लेने से बेनिफिट यह है कि साउथ का द्वार, दक्षिण का द्वार खुल जाएगा। समझ रहे? दूसरी बात यह थी कि अगर कलिंग मौर्य वंश के कब्जे में आ जाएगा, तो उसके लिए जो जल मार्ग होगा वो सुरक्षित हो जाएगा बंगाल से आगे बढ़ करके। अरे भाई, जल बंगाल से निकलोगे तो यहाँ उड़ीसा में बगल में रास्ते में मिल नहीं जाएगा कलिंग। तो कलिंग अगर किसी और के कब्जे में होगा तो क्या व्यापार सुदृढ़ हो पाएगा? क्या
तो मौर्य वंश के लिए जरूरी था कलिंग को अपने में कब्जा करना। तो अशोक जो है उन्होंने कलिंग पर, वहां का शासक खारवेल था ना, कई बार हाथी गुम्फा अभिलेख की बात किया जाता है ना, तो खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखना। तो कलिंग पर इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में वहां पर आक्रमण कर दिया और उसको जीत लिया। इसका उल्लेख जो है इनके 13वें शिलालेख में मिलता है। अभी हम आएंगे ना कि इनके कितने प्रकार के शिलालेख हैं, कितने प्रकार के स्तंभ लेख हैं, कितने प्रकार के गुहा लेख हैं, कितने बड़े स्तंभ लेख हैं, कितने लघु स्तंभ लेख हैं, ठीक है। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य में 18 पद कौन कौन से होते थे और 26 प्रकार के अध्यक्ष कौन कौन से होते थे। कई बार प्रश्न पूछा है कि सीता अध्यक्ष का काम क्या था ना, अलग अलग प्रकार के अध्यक्षों का नाम देकर के पूछ लेता है उनका वर्ग क्या था, उनका काम क्या था। तो अभी चर्चाएं होंगी, लेकिन अभी इतनी बात ध्यान रखिए कि राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद प्रमुख विजय कौन सी रही? दक्षिण से सीधे संपर्क के लिए समुद्र और स्थल मार्ग पर नियंत्रण के लिए मौर्यों का इस पर शासन करना जरूरी था। कलिंग विजय नहीं करते तो समस्या होती उनके लिए आगे। कलिंग विजय इन्होंने किया, बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ, बहुत मारपीट हुई, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए कहा जाता है, उससे ज्यादा लोग बेघर हो गए ना। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा रक्तपात हुआ और इसी रक्तपात की वजह से कहा जाता है इनका विचार बदल गया और विचार बदलने के कारण इन्होंने अहिंसा अपना लिया। लेकिन अहिंसा अपनाना कोई ऐसा थोड़ी ना है कि स्विच थोड़े ना कि अचानक से युद्ध करते करते अहिंसक हो जाएंगे। अहिंसा का प्रभाव कहीं पड़ा होगा। तो एक्चुअली ये कहानी ये है कि इनका एक भाई है, चचेरा भाई, जिनका नाम है सुमन। सुमन का एक बेटा है, चचेरे भाई का बेटा, जिसका नाम है निग्रोथ। तो निग्रोथ जो था, जो सुमन का बेटा है, वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक ने एक दिन उन्हें खिड़की से ये जाते हुए देखा, भिक्षा मांगते हुए, बड़े विनम्रता से भिक्षा मांग रहे थे और उनके भाषण, उनके स्पीच को सुनते थे। तो अशोक बड़े प्रभावित हुए अपने चचेरे भाई से, या चचेरे भतीजे मान लीजिए ना, भाई का ना लड़का, मतलब कि अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से ये बड़े प्रभावित हुए। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? शोभी बताओ, नहीं आ रहा? जैसे है फैक्ट, ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन जब आप इस तरह से उसे देखेंगे ना कि इतना ज्यादा याद करना पड़ेगा क्या, उनका बेटा, उनके भाई का बेटा ना, उनकी एक पत्नी, उनकी 2 पत्नी, उनकी सब याद करना पड़ेगा, ऐसे सोचेंगे तो कठिन लगेगा क्योंकि सब नहीं याद हो सकता। लेकिन एक बात बताइए कि क्या आपको हर्यक वंश नहीं याद है? नहीं याद? क्या आपको 444 से 412 या 492, 392 नहीं याद है? क्या मैं अगर ये बताऊं तो आपको हर्यक के बाद नंद वंश नहीं याद है? क्या आपको बिंदुसार नहीं याद है? बिंबिसार नहीं याद है? सब फैक्ट ही तो है। और मैं कहूँ सब इकट्ठा याद करके सुना दो तो नहीं सुना पाओगे, लेकिन तुमने पढ़ लिया है ना भाई। अगली बार जब पेपर में प्रश्न आएगा तो 4 विकल्पों में से चुनाव करते समय आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि ये सही होगा और ये गलत होगा। तो एक बार हिम्मत करके सुनो तो सही, और इस मन से सुनो कि हमें पढ़ना है, अन्यथा लाभ नहीं होगा, समय बर्बाद होगा, ठीक है, और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये निग्रोथ नाम के व्यक्ति से प्रभावित थे और कहा जाता है कि उपगुप्त नाम के एक भिक्षु हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म उन्हें मनवा दिया था। प्रभाव में आए तो बौद्ध धर्म स्वीकार भी कर लिए। बौद्ध धर्म ये कलिंग विजय के पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। उपगुप्त नाम के भिक्षु ने इन्हें शिक्षा दी है, दीक्षा। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि किसके कहने पर ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं? प्रभावित हुए थे निग्रोध से, लेकिन अपने घर के आदमी को कौन गुरु बनाता है? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने इन्हें दीक्षा दी।
ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके थे लेकिन उसको बहुत फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि ये राजा भी तो थे। तो जैसे कहते नहीं कि कोई किसी कंपनी में जुड़ा हो गया तो भैया अपन वो पैन कार्ड आधार कार्ड दे दा, कंपनी में जोड़े का है, तो आप उससे नहीं पूछते अगर वो आपका प्रिय है या आपका जान पहचान का है कि भैया ले क्या करो, अरे कंपनी है ले जोड़ दो, समझ रहे। लेकिन जब कभी आपकी आईडी तो लगी चुकी है ना, थोड़ी बहुत कभी कभी मीटिंग में भी आएंगे, भैया फोन करेंगे, अरे भाई तुम्हारी आईडी लगी है, एक दिन आ जाओ, कुछ करना मत लेकिन बैठे रहना, थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, प्रभाव में तो आ रहे हो। तो गौतम बुद्ध ने आईडी लगा दी थी, वो उन्होंने अशोक ने आईडी लगा दी है। ज्यादा उसमें मीटिंग में जाते नहीं है, काम वाम नहीं करते हैं। लेकिन कलिंग का जब युद्ध हुआ और वो हिंसा से इतने ज्यादा उनका मन विचलित हो गया कि उन्होंने आईडी पर काम करने का भी सोच लिया कि अब हम इस कंपनी में काम भी करेंगे। तो उन्होंने विधिवत बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कलिंग युद्ध के पहले ही वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। प्रारंभ में वो शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म के शिव ना, शैव धर्म के उपासक थे। लेकिन बाद में उपगुप्त से मतलब दीक्षा लिए और कलिंग युद्ध के बाद इनका तो पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो गया, और इतना ज्यादा हृदय परिवर्तन हो गया कि इन्होंने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म की कई स्थानों पर गए, जैसे कि ये निगली सागर गए 12वें वर्ष, जैसे ये 10वें वर्ष बोध गया गए जहां पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी। अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी चले गए। नेपाल भी गए ये। इसका मतलब है ये बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हुए कि एक लंबी यात्राएं किए, और इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने जो है धम्म नामक एक नीति चलाई। धम्म, धम्म जो है संस्कृत का रूपांतरण है, संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण धर्म कहा जा सकता है। लेकिन अशोक का धर्म धर्म था या अशोक का धम्म धर्म था कि नहीं, इस बात पे बड़ा विवाद है। उसी प्रकार जैसे कि अकबर का दीन इलाही धर्म था कि नहीं था। बहुत से लोग कहते था, बहुत से लोग कहते नहीं था। कई जब उन्होंने दीन इलाही अलग धर्म चला दिया था तो बहुत सारे मुस्लिम उलेमाओं ने फतवा जारी कर दिया था कि अकबर की हत्या की जानी चाहिए, ये इस्लाम को नहीं मान रहा है। लेकिन एक कहावत भी है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। यदि आप वर्तमान में इस्लाम में हैं और अगर आप इस्लाम विरोधी एक भी बात कह देते हैं तो फतवा जारी हो जाता है। लेकिन जिस समय अकबर ने एक अलग धर्म ही लगा दिया, अलग धर्म ही चला दिया, और वो हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, यहां तक कि वो हिंदू धर्म, पारसी धर्म ना, सारे धर्म को सुनता है, यहां तक कि उलेमाओं को अपने कामों में हस्तक्षेप भी नहीं करने देता है। लेकिन उसके बाद भी अंततः उसे स्वीकार कर लिया जाता है, समर्थ था इसलिए। तो धर्म प्रताड़ना का विषय बनता है, लेकिन असमर्थ के लिए। कई एक बार ये सोचनीय मुद्दा है। अब इन सब मामलों पे कम ही बोलना, ज्यादा मत बोलिए, बहुत सारे मामले चल रहे हैं आजकल। अभी ए राजा करके भी एक व्यक्ति हैं ना, उन पर भी मामला है, पढ़ाएगा कौन फिर। तो अशोक का जो धर्म परिवर्तन है, जो धम्म नाम की नीति है, इस पर बड़ी चर्चा है कि ये धर्म है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये धर्म नहीं है, क्योंकि इसकी ज्यादातर चीजें क्या है, लिखित नहीं है, और धर्म कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। तो धम्म को लेकर के इसकी व्याख्या कई अलग अलग शब्दों में किया गया है। अशोक के अनुसार यह है कि धर्म जो है, अशोक कहते हैं कि धम्म साधुता है। धम्म है साधुता, मतलब कि धम्म का मतलब है साधु बन जाना, मतलब विनम्र बन जाना। साधु मतलब सरल। दुनिया का सबसे कठिन काम है सरल बन जाना ना, कभी बन के देखो। कहते हैं इनके धर्म का मतलब है साधु बन जाना, इनके धर्म का अर्थ है कल्याणकारी बन जाना, लोगों की भलाई करने वाला। अशोक ने कहा कि सबसे कठिन काम है कल्याण करना। क्यों? क्योंकि जब आप कल्याण करेंगे तो आपको तकलीफ होगी।
मतलब किसी की जन सेवा करना, उसमें अपने पैसे लगते हैं, अपना सामर्थ्य लगता है, समय जाता है, तो ये बहुत कठिन काम है। उन्होंने कहा है किसी दूसरे का कल्याण करना या उसके बारे में अच्छा सोचना, ये बहुत कठिन काम है, इसे सब नहीं कर पाते हैं, और जो इसे करते हैं वो परिश्रमी या साधु या साधक कहे जाएंगे। और अशोक ने यह भी कहा कि मैं इसे करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरे जो बाद की वंशज है वो भी इसे करेगी, तो उसे भी अच्छा माना जाएगा। तो जो व्यक्ति कठिन काम करेगा, मतलब लोगों की सेवा करेगा, वो धम्म की नीति है। धम्म की नीति का मतलब है कि विनम्र बनो, धम्म की नीति है लोगों का कल्याण करो, धम्म की नीति है मृदुता होनी चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, और धम्म की नीति कहती है कि दूसरों के प्रति व्यवहार मधुर होना चाहिए, दया होनी चाहिए अंदर, और दान होना चाहिए, सुचिता होनी चाहिए, पवित्रता। तो धम्म का जो एक्सप्लेनेशन अशोक ने दिया है वो कहा है विनम्रता, सुचिता, कल्याण, लोगों का ध्यान देना, ठीक है, एक दूसरे से अच्छे संबंध रखना। हिंसा न करना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर रखना, मित्र, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दयावान होना, दयाशील होना, अच्छा व्यवहार करना, उचित व्यवहार करना, ये सब धम्म है, एक्सप्लेन किए गए हैं। और दासों तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार करना, जो आपसे नीचे हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करिए। ऐसा नहीं कि वो आपसे नीचे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें ना अभद्रता से बोलते हैं। तो धम्म का नीति यही है। उन्होंने यहां तक धम्म में कहा है, अशोक ने कहा है कि चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, पाप, ये सब बुरी चीजें हैं। जिस प्रकार से विनम्रता, मधुरता, लोगों का कल्याण करना, अहिंसा, ये सब अच्छी चीजें हैं, वैसे ही धम्म में कहा है चंडता, वैसे ही निष्ठुरता, जैसे ही क्रोध, ईर्ष्या, ये सब चीजें धम्म के विपरीत हैं। तो अशोक का जो धम्म है वो लोगों को अच्छा करने की प्रेरणा दे रहा है। ये कोई धर्म नहीं है, एक्चुअली ये कोई धर्म नहीं है। धम्म का अर्थ धर्म जरूर होता है, लेकिन ये कोई अलग से धर्म नहीं है। ये बल्कि ना तो पूरी तरह से बौद्ध धर्म है, और ना तो पूरी तरह से शैव धर्म है, ना तो पूरी तरह से सनातन धर्म है, या शैव वैष्णव जितने भी सनातन धर्म के भाग हैं वो इनमें से कोई भी एक नहीं है, या मैं कहूं सबका मिश्रण है, या मैं कहूं सबसे मिला जुला एक ना, या मैं कहूं कि अच्छा जीवन जीने की एक तरीका है। तो इनके धम्म को ना कई लोगों ने बड़ा अलग अलग कहा है। फ्लीट महोदय ने कहा है ये राजधर्म है क्योंकि राजा ने निकाला था। एक महोदय है जिनका नाम है राधा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने कहा था ये कई धर्मों की साझी संपत्ति है, सब में से छोटी छोटी चीजों को निकाल करके इन्होंने एक धम्म बना दिया है। रोमिला थापर करके एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि ये उनकी निजी कल्पना है, ये अशोक की निजी कल्पनाएं हैं, इसको धर्म कहिए ही मत, बल्कि ये उन्होंने प्रशासन को ध्यान में रख के बनाया था। तो रोमिला थापर इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी अलग बात रखी है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर ने कहा है कि ये जो धर्म है ये एक तरीके से उपासक बौद्ध धर्म है। उपासक बौद्ध धर्म, यही सबसे उचित माना गया है कि बौद्ध धर्म में हिंसा की बात की जाती है। तो जो उपासक बन जाएं वो किन किन चीजों को माने, तो जो उपासक बन जाएं, बौद्ध धर्म के उपासक हो जाएं, वो अशोक के धम्म को मान सकते हैं, क्योंकि अशोक का धम्म अच्छी अच्छी चीजों की बात करता है। तो ये जो भंडारकर जी हैं, इन्होंने कहा है कि अशोक का जो धर्म है वो एक तरीके से उपासक बौद्ध धर्म है, क्योंकि अशोक स्वयं गृहस्थ रहे हैं। तो गृहस्थ होकर के किसी व्यक्ति को कौन कौन सी बात माननी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या गलत क्या सही है, इन्हीं बातों का जो सम्मिश्रण है वही अशोक का धम्म है। तो अशोक के धम्म की व्याख्या अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कर रखी है। ठीक है, तो अशोक की धम्म की नीति क्लियर हो गई। ये नहीं पूछेगा रोमिला थापर ने क्या किया है, ये नहीं पूछेगा किसने, कल अगर कहीं चर्चा होने लगे तो बताइएगा कि कई लोगों ने कहा है, लेकिन जो भंडारकर जी का स्टेटमेंट है ना, उपासक बौद्ध धर्म, वो सबसे ज्यादा स्वीकृत है, क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसा की बात करता है और उसी से प्रभावित होकर के इन्होंने धम्म की नीति चलाई है। तो धम्म की नीति किसकी है?
और सुलह कुल की नीति कैसी है? अकबर की। डन, ठीक है। अशोक के बारे में यह भी कहा जाता है कि अशोक ने अपने समय में बहुत सारे युद्ध लड़े और अपनी सेना को बहुत एक्टिव रखा, लेकिन जब से धम्म की नीति चला दी उन्होंने, तो उन्होंने सबको अहिंसक होने का वो दे दिया। पशुओं की हत्या मत करो, लोगों की हत्या मत करो, परोपकारी बन जाओ, कल्याणकारी बन जाओ। तो इसमें सेना जो है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ गई। और मैंने कहा था कि जब सेना शिथिल हो जाएगी तो जो दुश्मन आपके होंगे वो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएंगे। तो हालांकि जब तक अशोक हैं तब तक ये विरोध नहीं होगा, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद तो विरोध होगा, क्योंकि अशोक ने अपने अभिलेखों में ये लिखवाया है कि मैंने धम्म की नीति का पालन करने के लिए बिल्कुल कहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं युद्ध लड़ना नहीं जानता। तो यदि अगर किसी को यह भ्रम हो जाए कि हमें युद्ध लड़ना ही नहीं आता और हमारे राज्य में आप आक्रमण करके जीत लें, तो वो एक चेतावनी है शिलालेखों के माध्यम से कि हमें युद्ध आता है, हम परिवर्तित हो गए हैं, हम चीजों का अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमें युद्ध नहीं आता है। बात समझ रहे हैं? तो अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि अशोक ने नेपाल और खश नाम की जगह का विजय किया, उसको जीता। और राजतरंगिणी नामक किताब से पता लगता है कि कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर का स्थापना अशोक ने किया है। श्रीनगर कश्मीर में और नेपाल में देवपत्तन। तो देवपत्तन नामक नगर अशोक ने बसाया नेपाल में, और श्रीनगर नाम का शहर बसाया कहां पे? हाँ, उसके राज्य में पता है कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल थे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक मौर्य साम्राज्य का विकास उसके शासनकाल में हो गया था। जो ये पांड्य, चेरा, पांड्याज, ये सब अशोक से इतर थे, मतलब मौर्य वंश में ही ये इस वाले रीजन में है, ठीक है ना। और ये मौर्य साम्राज्य से अलग है। ये आगे चल के ना इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, चेराज और पांड्याज के बारे में। मतलब चोल, चेर, पांड्य, ठीक है, ये सब जो है अशोक के उससे अलग है। अशोक ने अपनी पूरी शिक्षाओं को ले जाकर के शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में और गुहा लेखों में, गुहा मतलब गुफा, शिला मतलब पत्थर, स्तंभ मतलब वो पिलर, ठीक है, इसमें डिवाइड करवा दिया। उन्होंने धम्म की नीति में एक बात और कही है, सार वृद्धि। सार वृद्धि नाम का 12वें शिलालेख में, अभी शिलालेख की चर्चा होगी, 12वें शिलालेख में एक शब्द प्रयोग किया गया है, सार वृद्धि। सार वृद्धि का मतलब है कि आप अपने धर्म को चलाने के चक्कर में दूसरे धर्म को मार मत दीजिए, सबके साथ वृद्धि हो, सारे धर्म साथ में आगे बढ़े। सार वृद्धि का तात्पर्य है कि अपने धर्म की उन्नति के साथ साथ अन्य धर्मों की भी उन्नति की कामना की जाए। तो इन्होंने 12वें शिलालेख में सार वृद्धि की है। सार वृद्धि मतलब कल्पना की है कि प्रभु हमारा धर्म तो बढ़े ही साथ जो दूसरे धर्म हैं वो भी आगे जाएं। तो सार वृद्धि का तात्पर्य क्या है? अपने धर्म के साथ साथ एक तरीके से मतलब लिबरल होना, ठीक है, सभी की, सबका साथ सबका विकास वाला हाल है। एक अधिकारी मिलता है जिसका नाम है धम्म महापात्र। धम्म महापात्र, धम्म बराबर धर्म और महापात्र मतलब उसको देख रेख करने वाला। धम्म की देख रेख करने के लिए कि सही से पालन हो रहा है कि नहीं, उन्होंने एक अधिकारी की भी नियुक्त करी थी, धम्म महापात्र। 14वें अभिलेख में धम्म महापात्र नाम के अधिकारी का वर्णन मिलता है। इसका नियुक्ति अशोक ने की थी। ये क्या करते थे? धम्म के प्रचार प्रसार, अन्य देशों के में कौन जाएगा, कैसे चीजें चलेंगी, इन पर वर्णन करते थे। कई लोग अनेक देशों में गए, जैसे कि महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गई थी, ठीक है। ऐसे ही मज्झांतिक एक व्यक्ति हैं जो कश्मीर गए थे। महारक्षित एक व्यक्ति हैं जो यूनान देश गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ऐसे ही महाधर्म रक्षित जो है महाराष्ट्र गए थे। महादेव करके महिष मंडल गए थे। रक्षित बनवासी गए थे मतलब कर्नाटक। धर्म रक्षित जो है वो अपरांतक गए थे। मध्यम जो थे वो हिमालय देश गए थे। अलग अलग लोग हैं और अलग अलग जगह पर गए हैं प्रचार प्रसार के लिए। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि उनकी पुत्र और पुत्री कहाँ गई थी? श्रीलंका।
विदेशों में भी इन्होंने धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी ली थी, इसीलिए तो इनको बुद्ध शाक्य कहते हैं कि या तो गौतम बुद्ध ने धर्म के प्रचार के लिए खूब दूर की यात्रा करी और उसको खूब फैलाया, और या तो फिर उसके बाद मौर्य वंश में अशोक के समय में ये चीजें खूब आगे गई, और अशोक स्वयं सड़कों पर रहे भिक्षुओं की तरह लोगों को ना सिखाया और उन्हें बताया। अशोक ने अपने राज्य में 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक के समय में हुआ था। स्तूप बौद्ध धर्म में एक मंदिर की तरह है, एक पूजनीय स्थान मान लीजिए। तो अलग अलग प्रकार के स्तूप होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध की जब डेथ हुई तो गौतम बुद्ध को जलाया गया और उनका जो अस्थि अवशेष था उसको 18 भागों में शायद विभाजित किया गया और 18 जगह पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। लेकिन जब बाद में शासक आए तो उन्होंने पुराने स्तूपों की खुदवाई करी और उसका जो बॉडी पार्ट उसमें था उसके अनेकों भाग करवाए और हर एक भाग पर जाकर के स्तूप बनवा दिए। लेकिन क्या सारे भागों पर ही स्तूप बनवाना उचित था? नहीं, एक बार खुदाई हो गई, दोबारा हो गया, अब दोबारा खुदाई करेंगे, इतना बड़ा है, फिर उसको टुकड़ों में काटेंगे ना, पता नहीं मिले कि ना मिले। तो फिर इसीलिए तब से स्तूपों के प्रकार बदल गए। उनकी अस्थियों पर बनाए गए स्तूप हैं, उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं पर बनाए गए स्तूप हैं, उनके द्वारा भाषण दिए गए जगहों पर बनाए गए स्तूप हैं। तो स्तूपों के अलग अलग प्रकार बनाए गए। स्तूप एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ऊपर छत्र बना हुआ है, छाते टाइप का ऐसा छत्र। छत्र जिस डंडी में लगा है उसको येष्ठी कहते हैं, और ये येष्ठी जहां पर है, जहां जुड़ी है, वो दिखे ना इसलिए ऐसे चार कोण का बना हुआ है, उसे हर्मिका कहते हैं ना। तो हर्मिका, येष्ठी और छत्र, और हर्मिका के नीचे ही अंड बना हुआ है, आधा सर्कल, हाफ सर्कल, अंडाकार ना। और वो जो अंड बना है उसी पर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ बना है। प्रदक्षिणा पथ दो होते हैं, एक नीचे से घूमने के लिए और एक ऊपर चढ़ करके उस अंड की परिक्रमा के लिए। प्रदक्षिणा पथ को नीचे आइए और पूरे को जो घेरा गया है उसे तोरण द्वार, 4 दरवाजे बनाए गए उसको घेर करके सुंदरता के लिए, तो उन चारों दरवाजों को तोरण द्वार कहा गया। तोरण द्वार, प्रदक्षिणा पथ, अंड, हर्मिका, येष्ठी, छत्र, ये सारी चीजें जो है वो स्तूप से संबंधित है। समझ रहे हैं? आप जब सारनाथ गए थे तो वहां पर जहां पहली बार धर्म चक्र प्रवर्तन की पहला जो स्पीच दिया था उन्होंने अपने 5 शिष्यों को या मित्रों को, उसी जगह पर वो वाला स्तूप बना था जो आपने देखा था, लाल कलर की ईंटों से पूरा बना हुआ। तो वो भरतू है, पूरा भरा हुआ है, अंदर से खोखला नहीं है। वो जो है भरहुत का स्तूप शायद उसे कहते हैं ना, तो शायद नाम अगर यही है, तो वो जो है पूरा का पूरा सारनाथ का जो स्तूप है वो वहीं पर भाषण दिए थे और इसीलिए वहां पर एक स्तूप बना दिया गया है। समझ रहे? तो सारनाथ में भी स्तूप है। सारनाथ में तो बहुत सारे उनके अवशेष भी रखे हुए हैं ना। आप जाएंगे कभी, उस दिन हम लोग जब गए थे तो दुर्भाग्य था कि वो बंद था। क्या बोलते हैं, प्राचीन चीजें जो रखी रहती हैं, संग्रहालय बंद था। नहीं तो संग्रहालय में अंदर जाते तो बौद्ध, वहां पे वो पिलर भी रखा हुआ है जो टूटा हुआ है। एक जगह आपने देखा था ना, पिलर टूट गया है, 13 फीट का था, टूट गया है, उसके अवशेष भी वहां पे रखे गए और बाकायदे वो एम्बलम रखा गया है जो शेर वाले हैं, और उनकी पॉलिश देखेंगे तो आप आज भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतने वर्षों बाद कितना वेल पॉलिश्ड रखा है और उसमें वो कोई भी इरोजन नहीं हुआ है। तो पत्थरों की पॉलिश इतनी आज तक वैसे ही चमक रहा है जैसे पेंटेड हो, अभी 10 दिन पहले किया गया। तो कुछ ना कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो डेवलप्ड था ही ना। नहीं डेवलप्ड होता तो उस समय स्तूपों का निर्माण आसान था क्या? नहीं। ठीक है, चलो। तो सर जब हम मौर्य वंश वो पढ़ेंगे ना तो हम जहां जहां का स्तूप का चर्चा आएगा उसको डिटेल कर देंगे, परेशान मत होइए। समय बताएंगे? 3:11, 5 मिनट और चलेगा।
अच्छा, मैं थोड़ी देर का समय दीजिए, बताते हैं। जब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मौर्यकालीन व्यवस्था और उसके सामाजिक जीवन की चर्चा जरूरी हो जाती है, क्योंकि अशोक के बारे में उनके नामों पे चर्चा हो गई। अब अगर एक चीज बची हुई है तो अशोक के बारे में उन्होंने जो स्तंभ लेख, गुहा लेख ना और शिला लेख है, तो उस पर हमारी आपकी चर्चा होगी। इस पर आएंगे, चूंकि अशोक बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अशोक को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं और मौर्य वंश के प्रशासन पे थोड़ी चर्चा करते हैं। 5 मिनट का समय है। कल हम चर्चा करेंगे अशोक के स्तंभ लेख और गुहा लेख और वो जो शिलालेख है उस पर, किसमें क्या कहा गया है, कहाँ से क्या लिया गया है। ठीक है, तो मौर्य वंश का जब प्रशासन देखा जाए तो एकीकृत तो रहा ही, और ये प्रमुख रूप से अर्थशास्त्र के अनुसार रहा, मतलब कि चाणक्य के अनुसार रहा। एकीकृत होने के साथ साथ कई जगहों से यह पता चलता है कि इसका जो प्रमुख बिंदु है वो राजा हुआ करता था। एकीकृत उसी को तो बोलते हैं ना, छोटे छोटे काम का निर्णय भी कौन लेगा। और सर इसमें 18 तीर्थों का वर्णन है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ मतलब 18 पद, मतलब कि समहर्ता कोई होगा, सन्निधाता कोई होगा, सेनापति कोई होगा, युवराज कोई होगा, प्रदेष्ठा कोई होगा, नायक कोई होगा, कर्मांतिक कोई होगा, व्यवहारिक कोई होगा, मंत्री परिषद अध्यक्ष कोई होगा, दंडापाल कोई होगा, अंतपाल कोई होगा, दुर्गपाल कौन होगा, नागरक कौन होगा, प्रशास्ता कौन होगा, दौवारिक कौन होगा, अंतर्वशिक कौन होगा, आठविक कौन होगा। ये 18 तीर्थ है और 26 प्रकार के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बराबर विभाग ना, हर विभाग के अपने अध्यक्ष हैं। तो 26 अध्यक्षों में जैसे कहते हैं कि पांड्या अध्यक्ष हैं, सूरा अध्यक्ष हैं, सूना अध्यक्ष हैं, गणिका अध्यक्ष हैं। तो सूरा मतलब जानते हैं शराब, तो सूरा अध्यक्ष आबकारी विभाग का प्रमुख हो गया। जैसे आप देखते हैं सीता से अगर देखेंगे तो सीता माता को रिलेट करिए, हल चलाते हुए पृथ्वी से निकली हुई, तो इसीलिए तो उनको सीता कहते हैं। तो सीता जो है वो कहीं ना कहीं जमीन और कृषि से रिलेट हो जाएगा, तो सीता अध्यक्ष जो है वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होगा। ऐसे ही अगर देखें तो हम लोग शुल्काध्यक्ष, शुल्क वसूलने वाला, कर वसूलने वाला, तो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में पूछ लेता है। अश्वाध्यक्ष तो घोड़ों से संबंधित है, सुवर्णाध्यक्ष तो सोने से संबंधित है, पत्तनाध्यक्ष तो पत्तन बराबर बंदरगाह से संबंधित है। तो कुछ याद करने पड़ेंगे और कुछ जो है आपको याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 26 अध्यक्षों में से लगभग 8-10 अध्यक्ष आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अध्यक्षों को जो है 1000 पण या करशापण ना, करशापण भी मुद्रा है ना। आपसे पूछा गया है कि करशापण मध्यकालीन इतिहास में प्रयुक्त शब्द किसके लिए है? मुद्रा के लिए। तो करशापण में ही तो खरीदे थे उनको 1000। क्या नाम था, क्या नाम था उसका? राजकीलम ना। ठीक है, दिनारी जैसे उधर जाएंगे तो जब ना, बहुत बढ़िया। तो सर इनमें जैसे ऐसे था, केंद्र था, केंद्र को प्रांतों में बांटा गया था ना, प्रांतों में अलग अधिकारी होता था, फिर प्रांतों को मंडलों में बांटा गया था, मंडलों को आहार, आहार को ऐसे छोटे छोटे करके हम लोग ग्राम तक पहुंचाएंगे। तो ये सब क्या कैसे चल रहा था। ठीक है, जैसे ऐसे कुछ याद करके जाइए। केंद्र सबसे ऊपर, केंद्र के नीचे प्रांत, प्रांत के नीचे मंडल, मंडल के नीचे आहार या विषम आहार, और फिर स्थानीय मतलब ग्राम, ग्रामों का समूह स्थानीय कहलाता है। फिर द्रोणमुख, फिर खरवाटिक, फिर संग्रहण, फिर ग्राम। सबसे छोटी इकाई कौन सी? गांव। और भैया जब 200 गांव एक साथ हो जाए तो उनको खारवटिक बोलते हैं, और जब 400 गांव एक साथ हो जाए तो द्रोणमुख बोलते हैं, जब 800 गांव एक साथ हो जाए तो स्थानीय बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर आता था आहार या विषय, जिला जिसे बोलते हैं। उसके बाद आता था मंडल जो आज भी है। ठीक है, और उसके बाद प्रांत आता था, मतलब कि फिर उसके बाद केंद्र मतलब देश, प्रांत मतलब वर्तमान राज्य मान लीजिए। तो केंद्र को कहाँ बांटा गया था? प्रांत में, प्रांत को मंडल में, और मंडल को आहार में। ये 4 याद करिए, केंद्र, प्रांत, मंडल, आहार। सबसे नीचे कौन? गांव। सबसे नीचे आहार यहां में, लेकिन सबसे नीचे एकदम कौन आता है? गांव। अब गांव में याद करिए, देखिए आहार के बाद सारे गांव में बचे हैं बस। अकेला गांव होगा तो ग्राम कहेंगे, 200 गांव होगा तो खारवटिक कहेंगे,
400 गांव होगा तो द्रोणमुख कहेंगे, और जब 800 गांव होगा तो स्थानीय कहेंगे। फिर से जरा सा पढ़िए, 1 गांव है तो ग्राम, 200 गांव है तो कितने, खारवटी ना, और अगर 400 गांव है तो द्रोणमुख, और अगर 800 है तो एक और रट लो ना, 1 गांव है तो, और 10 गांव है तो संग्रहण, 10 गांव है तो, अब देखो 4 में से 5 याद हो जाएगा। देखो इन्फॉर्मेशन जब आती रहती है तो अपडेट करना आसान हो जाता है। अभी तक 4 आपको याद था और संग्रहण भी याद हो गया। 1 बराबर ग्राम, 10 बराबर, और 200 बराबर खारवटी, 400 बराबर द्रोणमुख, 800 बराबर, और फिर तो आहार आ जाएगा ना, आहार के बाद मंडल, मंडल के बाद प्रांत, प्रांत के बाद केंद्र। अब आप केंद्र से लेकर पूरा ग्राम तक लेके चलेंगे मुझे। चलिए, पहला केंद्र, दूसरा प्रांत, तीसरा मंडल, चौथा आहार, उसके बाद 800 गांव स्थानीय, 400 गांव द्रोणमुख, 200 गांव खारवटिक, 10 गांव और 1 गांव। डन ना? तो कल हम इन्हीं के मुखिया, जैसे गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहेंगे, संग्रहण वाले को गोप कहेंगे ना, ऐसे करके भी थोड़ा थोड़ा हम लोग याद कर लेंगे। इंफॉर्मेशन से परिचित होइए और अपडेट करिए, परिचित होइए, अपडेट करिए। चलिए, इससे पहले कि मैं क्लास को खत्म कर दूं, आप क्या कोई कुल कह दे कि 326 ईसा पूर्व, तो याद आ रहा है कौन है? सिकंदर। 323 कह दे तो सिकंदर। और सर, अरे सिकंदर की ही तो मृत्यु हो रही है ना। और फिर जैसे ही 322 कहेंगे तो उस समय मौर्य वंश की स्थापना लगभग आ जाती है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा हो जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य, कुछ राजकीलम याद आ रहा है ना, कुछ 1000 करशापण याद आ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आएंगे? क्या भद्रबाहु याद आ रहे हैं? श्रवण बेलगोला याद आ रहा है? जैन धर्म याद आ रहा है? बिंदुसार आए, बिंदुसार कोई बड़ा काम नहीं किए, ठीक है ना। उसके बाद कौन आए? अशोक। अशोक 269 बोल दें तो अशोक याद रहेगा क्या? 273 बोले तब पर भी याद रहेगा क्या? 99 भाई बोल दें तो याद रहेगा क्या? धम्म की नीति याद रहेगी क्या? और सर वो असंधि मित्रा बोल दें, महादेवी बोल दें ना, तिस रक्षिता बोल दें, और कारुवाकी बोल दें, और संघ मित्रा बोल दें, चारुमती बोल दें, जालौक बोल दें, और महेंद्र बोल दें, कुणाल बोल दें, चौथे का नाम बताओ। तीवर, क्या नाम है? प्रयाग। और राजतरंगिणी में क्या? जालौक। याद हो गया? अच्छा, कुछ और बातें सुनो। धम्म की नीति हो गई, क्या इसमें निर्दयता है क्या? दयावान है। वो भंडारकर ने कहा है क्या कि जो है उपासक बौद्ध धर्म है? बुद्ध शाक्य किसको कह रहे हैं? और सेंड्रोकोटस किसको कह रहे हैं? एंड्रोकोटस किसको कह रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, सेलुकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य, मेघस्तनीज। और बताओ, अगर मैं कह दूं एंटियोकस तो मदिरा और अंजीर, और अगर मैं कह दूं फिलाडेल्फस तो डायनोसिस। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, अगर हम धौलावीरा का मतलब पूछ लें तो ना, और मैं 1921 की बात करूं तो, और मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो बात कर लीजिए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे रही, और सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल लगभग 2700 से 3500 या 3200 ईसा पूर्व माना जाता है। हालांकि हमारे यहाँ भी खुदाई लगातार चल रही है, तो हमारे यहाँ साक्ष्य 8000 वर्ष पुराने भी मिल चुके हैं। लेकिन अगर और भी साक्ष्य मिल जाए तो हमारी हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी हो जाएगी? 8000। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हो जाएगी, तो फिर पढ़ लेंगे। और सर वो कुआं कहाँ, वो स्नानागार कहाँ मिला है? लिपस्टिक कहाँ मिली है? वक्राकार ईंटें कहाँ मिली है? अलंकृत ईंटें कहाँ मिली? चूड़ी कहाँ मिली है? जौ जौ कहाँ मिले? कालीबंगा में जले हुए जौ ना, हवन के साक्ष्य। वेदिकाएं कहाँ मिले हैं?
घग्गर नदी कहाँ है? कालीबंगा, राजस्थान ना, ऐसे ही भूलेंगे। और वो सर आलमगीरपुर कौन सी नदी? और प्रवरा और चेनाब और दास्क नदी और घोड़ा और लोथल, भोगवा ना। रोपड़ पंजाब में है क्या? हरियाणा हिसार में है क्या? हिसार हरियाणा में ना, बनावली हरियाणा में। अच्छा, हिसार हरियाणा में है ना, रोपड़ पंजाब में है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मगध जो है 16 महाजनपद थे, कुछ नाम याद गिनाएंगे क्या? बोलिए। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। कल एक तो होमवर्क है, 16 महाजनपद की राजधानी लिख के आना, प्रश्न पूछ लेता है तो मैं कल याद करवा दूंगा। राजधानी लिख के आना। थैंक यू वेरी मच आज के लिए ना, कल मिलेंगे फिर इसी से आगे।